गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोगों को लास्ट वाले जो टॉपिक्स थे उसको ब्रीफिंग करना है। बहुत थोड़े से टाइम में थोड़ा सा ब्रीफिंग करा देते हैं कि पिछली बार में हमने क्या क्या पढ़ा था और उसको आप अपने लैब में या अपने घर में किस तरह से देख सकते हैं। तो आप एक लेज़र पेंसिल ले लीजिए। ये हम रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल एंगल और TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन तीनों के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को बता रहे हैं कि किस तरह से आप इसे देख पाएंगे। तो आप जो है एक लेज़र वाली जो पेंसिल है जो नुमाइश में मिलती है, नॉर्मली उस पेंसिल को ले लीजिए। उसका यूज़ इसीलिए है क्योंकि उससे निकलने वाली जो लाइट है वो एक बीम के रूप में मिलती है। इसके अलावा आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जो केमिस्ट्री लैब में होती है, और थोड़ा सा लाइफ बॉय वाला जो साबुन जो है वो यूज़ करना है। कोई भी सोप, वैसे लाइफ बॉय वाला साबुन यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और उसमें क्या करें कि उस साबुन का को पानी में मिला लें, पानी का घोल बना लें, और घोल बनाने के बाद में उस टेस्ट ट्यूब के अंदर भर दें, आधी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर भर दें। और फिर देखेंगे कुछ समय के बाद में जो साबुन का जो घोल है उसका प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे बैठ जाता है। मतलब प्रेसिपिटेट को हिंदी में बोलेंगे तो, हिंदी का वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब साबुन का जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, भारीपन जो नीचे बैठ जाएगा, और इस वजह से नीचे का जो माध्यम है वो सघन हो जाएगा, और जो खाली पानी है वो ऊपर की तरफ रहेगा, यानी साफ पानी जो है, और इस वजह से वो विरल माध्यम कहलाएगा, मतलब रेयर मीडियम। तो आप उसको अलग अलग एंगल पर लेज़र की जो पेंसिल है उससे लाइट को गिराएं, और गिराने के बाद में आप अपवर्तन, क्रिटिकल एंगल और TIR तीनों ही परिघटना को आप आसानी से देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं दो अलग अलग माध्यमों को दिखाने के लिए, मीडियम को दिखाने के लिए मैं दो अलग अलग मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ। तो मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है वो सघन माध्यम है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो खाली हम ब्लू कलर का लाइन खींच के बता देते हैं कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कैसा कहलाएगा बच्चों, रेयर। इतना तो आपको आना चाहिए, डेंसर और रेयर समझना, और ये डेंसर। और ये जो लाइन है वो इंटरफेस है जेड डैश, है ना, जेड डैश जो हमने बनाई थी। अब आपने क्या किया कि लेज़र की पेंसिल से लाइट को गिराया। अब यहाँ पर एक मैं क्या कर दूँ, एक नॉर्मल बना दूँ। मान लीजिए एक मैंने अविलंब खींच दिया, नॉर्मल बना दिया ऐसे। ये एन डैश है ये। अब आपने प्रकाश की जो किरण है वो इस तरह से लेज़र पेंसिल से यहाँ स्ट्राइक कराई। यहाँ पर एक लेज़र पेंसिल मान लीजिए ऐसे। तो ये वाला जो कोण है उसको तो बच्चों आपतन कोण कहोगे, आई। अब सघन से जब विरल में जाएगी तो प्रकाश की किरण बाहर की तरफ निकल जाएगी, इस तरह से आप देख रहे हैं ये। और इस वाले कोण को क्या कहोगे आप, आर कहोगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई इज़ लेस देन आर है, तो उस केस में अपवर्तन की घटना हो रही है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, लेज़र पेंसिल से एंगल बढ़ा दीजिए, कोण बढ़ा दीजिए। तो दूसरे डायग्राम में ऐसे बना के दिखाते हैं हम कि मान लीजिए ये है, ये जेड डैश, ये सघन माध्यम, और नेक्स्ट वाला जो ऊपर वाला है वो विरल माध्यम बनाएंगे। और प्रकाश की जो किरण है ये एन डैश, और प्रकाश की किरण अब ज़्यादा कोण से गिराई जाएगी। अब ज़्यादा कोण कितना हो जाए, आई बराबर IC या C के बराबर, जो कि कांच के लिए 42 डिग्री था और डायमंड के लिए 24 डिग्री था। तो उस केस में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में, विरल माध्यम में नहीं जाती है, वो इस तरह से जेड डैश के समांतर हो जाती है। और इस वाले कोण को क्या कहोगे आप, R बराबर 90 डिग्री। तो ये क्रांतिक कोण की घटना हुई। तीसरे वाले डायग्राम में देखें, तीसरे वाले डायग्राम में देखते हैं,
तो लाइफ बॉय वाला जो साबुन का प्रेसिपिटेट है वो तो नीचे है, साबुन का घोल, साबुन का घोल, और जो ऊपर है वो विरल माध्यम है, पानी। अब आपने इस बार प्रकाश की किरण को इस तरह से गिराया, यानी आई की जो वैल्यू है बच्चों इस बार अब आई सी से ज़्यादा कर दिया आपने, या सी से ज़्यादा कर दी, तो उस केस में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में दोबारा वापस लौट आएगी इस तरह से। और इसको क्या कहोगे? TIR। इसको कहोगे आप क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, और इसको कहोगे रिफ्रैक्शन, इसको रिफ्रैक्शन बोलोगे। अपवर्तन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये इस तरह से चीज़ें हम अपने लैब में या अपने घर पे भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को अरेंज करके। अब आगे देखते हैं, आगे है पेंसिल का मुड़ना। ये एप्लीकेशंस हैं हमारे रिफ्रैक्शन के, कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो तारों का टिमटिमाना, रात में तारे टिमटिमाते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या अपवर्तन की वजह से होता है। दूसरा बेंडिंग ऑफ पेंसिल, जिसको आप पेंसिल का मुड़ना कह रहे हैं। यदि किसी बीकर के अंदर पेंसिल को डुबाएं तो पेंसिल जो है वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। बीकर में पानी भरा हो तो जितने हिस्से में पानी भरा होता है उस हिस्से में पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तीसरा हमारे पास वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, इंग्लिश में बोलते हैं रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। इसका फॉर्मूला भी प्रूफ करना होगा कि यदि कोई कॉइन है जो ओ पॉइंट पर रखा हुआ है ना, सिक्का, और उसमें बीकर में पानी भर दीजिए, तो आप जब पानी नहीं होगा तो आपकी जो आँख है, आँख से ए पॉइंट से और ओ पॉइंट तक की जो हाइट है, इसको क्या कहोगे आप? वास्तविक गहराई, इसको बोलोगे वास्तविक गहराई। पर जैसे ही पानी भर देते हैं तो वो जो सिक्का ओ पॉइंट पर दिखाई दे रहा था वो ओ पर ना दिखाई देकर वो आई पॉइंट पर दिखाई देता है, और इस वजह से इस वाली गहराई को, AI को क्या कहते हैं हम? आभासी गहराई, अपरेंट डेप्थ। तो जहाँ भी पानी भरा होता है तो पानी की जो तली है वो हमें उठी हुई नज़र आती है, वो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई की वजह से होती है। देखिए, बहुत आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि फिजिक्स का पढ़ना या पढ़ाना सिर्फ कुछ चंद डेफिनेशन लिखवा देना या फिर जो है मॉडल पेपर ले लेना, यही नहीं है। आपको फिजिक्स को पढ़ना है तो आपको उसके एप्लीकेशंस, यानी कि जो अनुप्रयोग हैं, उनका विशेष ध्यान देना है, उनको पढ़ना और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तभी आपका जो माइंड है वो कैपेबल होगा चीज़ों को सोचने के लिए। फिजिक्स में आदमी लॉजिकल बनता है। तो इस वजह से आप जो है चीज़ों को, मॉडल पेपर तो भूल ही जाएँ, मैं कोई बुक बताऊंगा आप लोगों को बेहतर सी। इंग्लिश मीडियम की किताब में तो 17-18 पब्लिकेशंस आते हैं। अब यूपी बोर्ड में कोई 1 या 2 आ रहे होंगे, तो जो बेहतर होगा वही देख के मैं बताऊंगा। पर मॉडल पेपर को ना देखें और गहराई से पढ़ें चीज़ों को, डेप्थ में लेकर, और विषय की जो समझ है उसको अपने मन के अंदर पैदा करें, जिससे कि चीज़ें आसान हो जाएं। रटें ना किसी भी चीज़ को, फिजिक्स में कोई चीज़ रटने की तो होती नहीं है। फिर इसके अलावा हमने बता दिया ये वाला पेंसिल का मुड़ना, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। एक और है कि सूरज जो है हमारा, जब क्षितिज होता है, हॉरिजन, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नज़र आते हैं। आप खुले मैदान में खड़े हुए हों, बहुत दूर तक मैदान दिखाई दे रहा हो, कोई भी मकान ना बना हो, तो आप देखेंगे कि दूरी पर आकाश और ज़मीन मिलते हुए नज़र आते हैं, उसको क्षितिज कहते हैं। तो जब सूरज जो उगता है सुबह के समय में और शाम के समय में जब छुपता है, तो उस समय सूरज निकलने से 2 मिनट पहले और छुपने की 2 मिनट बाद तक हमें लगातार दिखाई देता है। इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ डे, यानी समय, दिन का जो समय है वो लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को। और ये किस वजह से होता है? ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या अपवर्तन की वजह से। ठीक है, कितनी घटनाएं बताई मैंने? 4 बताई, और याद आती रहेंगी तो मैं बताता रहूँगा आप लोगों को। लगभग ऐसी 5 से 6 घटनाएं आपकी हैं जो रिफ्रैक्शन की वजह से आपकी डेली लाइफ में होती हैं। आपको इन सब की घटनाओं का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, और क्वेश्चंस बनता है तो आप निकाल पाएँ उसे आसानी से। देखिए, अब है पेंसिल का मुड़ना। ये बीकर दिखाया है मैंने आपको, बीकर में पानी भरा हुआ है, पानी नहीं था तब पेंसिल जो है वो ओ पॉइंट तक थी, पेंसिल की जो टिप है वो ओ पॉइंट तक है। तो यदि इसका रे डायग्राम बनाऊँ मैं,
तो ओ से आने वाली जो लाइट रे है वो क्या बनाई जाएगी, ओ ए, है ना। ये मान लीजिए ओ ए लाइट रे आई यहाँ से यहाँ तक की, फिर ये ए से लेके बी तक चली गई अपवर्तन के पश्चात। तो जब ये है डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम और वो है विरल माध्यम, तो ये कोण बना आपका आई, और इस वाले कोण को क्या कहोगे आप, आर, ये कहोगे। पर जब आपने पानी भर दिया तो पानी भर दोगे तो उस केस में जो ए बी जो किरण है वो हमें नीचे ना जाते हुए वो कहाँ दिखाई देगी, ए ओ डैश पॉइंट की तरफ जाती हुई नजर आएगी। और ये किस वजह से हो रहा है, माध्यम की वजह से, मीडियम चेंज होने की वजह से। क्योंकि हम रेयर मीडियम यानी कि हवा में हमारी आँख है और पानी में रखी हुई वस्तु को देख रहे हैं, तो इस वजह से अपवर्तन की घटना होती है, और अपवर्तन की वजह से वो ओ पॉइंट वाली जो चीज़ थी वो हमें ओ डैश पॉइंट पर नज़र आती है, और इसी को क्या कहते हैं हम, पेंसिल का मुड़ना या बेंडिंग ऑफ पेंसिल। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि दो माध्यम है, एक तो ये वाला जो माध्यम है वो डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम, ऊपर हवा है वो रेयर मीडियम है। तो प्रकाश की किरण जब सघन से और विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, जब दूर हट रही है। अब दूर इस वाली रे को, फाइनल रे को, ए बी को जब आंख देखती है तो ए बी रे वो उसे ओ डैश पॉइंट से आती हुई नज़र आती है, और इस वजह से हमें पेंसिल मुड़ती हुई नज़र आती है। ये जो वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है अपनी कॉपी में, इसके एक्सप्लेनेशन, है ना, सुन के और लिखने हैं कॉपी में कि क्यों पेंसिल जो है वो मुड़ जाती है। अगला टॉपिक आते हैं, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, रियल डेप्थ और अपर एंड डेप्थ। रियल डेप्थ ये है ए से लेके ओ तक, और अपर एंड डेप्थ है ए से लेके आई तक, और ये वाला जो हिस्सा है ओ आई वो शिफ्टनेस है। शिफ्टनेस को क्या कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन हो जाना। तो वास्तविक जो गहराई है ए ओ है, वास्तविक गहराई, और ये वास्तविक गहराई तब दिखाई देगी जब हमारा पानी नहीं होगा बीकर के अंदर। ए आई जो है वो कैसी गहराई है, आभासी गहराई, आभासी गहराई। नीचे वाला मीडियम डेंसर, ऊपर वाला रेयर। तो ज़रा देखिए कि यदि कोई वस्तु, जैसे कोई सिक्का आपने किसी बीकर के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर गिरा दिया, तो वो कैसे माध्यम में उपस्थित है सिक्का, वो है सघन माध्यम में। तो यदि कोई वस्तु प्रकाश की सघन माध्यम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रखी हो और कहाँ से देखी जा रही हो, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से देखी जा रही हो, यानी कि विरल माध्यम से देखी जा रही हो, सघन में रखी है और विरल में से देखी जा रही है, तो उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हमें नज़र आ जाता है, और इस परिवर्तन को ही हम रियल डेप्थ या अपर एंड डेप्थ या फिर वास्तविक गहराई या आभासी गहराई कहते हैं। इसके लिए फार्मूला भी ड्राइव करेंगे कि ये फार्मूला, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, आगे चल के इन दोनों का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये प्रूफ करूँगा मैं अभी। तो देखिए ये हमारे पास रे डायग्राम है कि जो ओ पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओ से आने वाली जो लाइट रे है इसका नामकरण कर दें तो ये हो जाएगा ओ एक्स, ये आ जाएगी। अब जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरण बाहर की तरफ निकल जाएगी, इसीलिए इसका पाथ जो हो जाएगा मान लीजिए एक्स वाई हो जाएगा। पर हमारी जो आँख है वो तो सीधी रेखा में देख पाती है, इस वजह से एक्स वाई का जो फाइनल पाथ है सीधी रेखा में बनाओगे तो वो कहाँ आएगा, आई पॉइंट पर। तो जो ओ ऑब्जेक्ट थी वो हमें आँखों से कहाँ दिखाई दे रही है, आई पर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, और इसी को रियल डेप्थ और अपर एंड डेप्थ या वास्तविक गहराई या आभासी गहराई कहते हैं। ए ओ को वास्तविक गहराई और ए आई को आभासी गहराई कहते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, रे डायग्राम समझ में आ गया। ये सब चीज़ें आपको कॉपी पे बड़े सुंदर डायग्राम में बनानी है। अब इसके लिए ज़रा कुछ प्रूफ कर लेते हैं। डायग्राम तो है हमारे पास में। अच्छा, पानी जो भरा हुआ है वो टी गहराई तक भरा है, पानी की जो गहराई है वो स्मॉल टी है यहाँ पर, ये भी यूज़ होगा आगे फॉर्मूले में। अब देखिए, क्योंकि वस्तु जो है वो आँख के पास में है, बीकर हमारे आँख के पास में होता है, और एक किरण किसी वस्तु से असंख्य रेज निकलती हैं,
तो यदि एक किरण बाहर निकल रही है तो उसके द्वारा बनने वाले जो एंगल होंगे, ये वाले आई, ये वाले आई, ये बहुत छोटे होंगे। और जब एंगल छोटे होंगे तो उनको रेडियन में नापा जा सकता है। ये फिजिक्स में बहुत यूज़ होगा। जैसे साइन आई को यदि आप रेडियन में नापें तो साइन आई को आई के बराबर रख लेंगे। कोई भी जो हमारे पास एंगल होता है, जैसे साइन थीटा लिखा हमने, तो साइन थीटा में साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है, त्रिकोणमितीय, और थीटा क्या है उसका, कोण, ये कोण है। तो यदि एंगल छोटे होते हैं, साइन थीटा में साइन जो है वो त्रिकोणमिति पार्ट है, त्रिकोणमिति, और थीटा जो है वो क्या है हमारे पास, कोण है। तो जो एंगल सब छोटे होते हैं तो हम साइन वाले यानी कि त्रिकोणमिति वाले पार्ट को हटा देते हैं, सिर्फ आई यूज़ करते हैं। ठीक है। और बात ध्यान रखें, यदि कोई पाइथागोरस थ्योरम जब आपने खूब पढ़ी है, ये एंगल थीटा है, सबसे बड़ी साइड ये वाली होती है AC, ये वाली। पर जब आप लगातार एंगल को छोटा करते जाएं, यानी कि ऐसे करके जो स्लैंट है, तिरछी हाइट है, वो लगातार छोटी होती जाए, मान लीजिए छोटे होते होते ये इतनी छोटी कर दी, थीटा बहुत छोटा हो गया, तब उस केस में एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि ये वाली जो साइड है AC और BC एक दूसरे के बराबर हो सकती है। कब? जब थीटा बिल्कुल 0 के बराबर हो जाए। और यदि थीटा बहुत छोटा है तो आप मान सकते हैं कि AC और BC एक दूसरे के बराबर हो सकती है। ये बात ध्यान देनी है, ये इसमें यूज़ होने वाली है कि यदि हमारे पास छोटा एंगल है तो साइन आई को आई के बराबर लिखेंगे और AC जो साइड है वो BC साइड के बराबर मापी जा सकती है। ये खूब यूज़ होगा आगे चल के भी, तो ये बात ध्यान रखें। अब ज़रा ट्रिग्नोमेट्री लगाएं। देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, एकांतर क्रम के कोण होते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल, एकांतर क्रम के कोण। ये वाला R और ये वाला R बराबर हो गया, क्यों? क्योंकि ये वाले हैं सम्मुख कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, 9th क्लास में पढ़ाए गए हैं। तो ज़रा देखिए, देखो AO और X में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, त्रिभुज AOX में देखो साइन आई बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण, तो साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका AX अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बच्चों, OX। फर्स्ट इक्वेशन देखो, आप लंबवट्टे कर्ण बोलते हैं, हम बोलते हैं साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पढ़ाया जाता है इंग्लिश में। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर हर बोले। तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस इंग्लिश में बोला जाता है। इसको हम साइन थीटा कहते हैं, है ना। ये साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो देखिए ये आ गई टर्म। अब दूसरा वाला ट्रायंगल देखिए, AIX में ये ट्रायंगल बनना पूरा ये। तो इन ट्रायंगल AIX, तो साइन R बराबर लिखा जाएगा AX अपॉन IX। यहाँ तक सबको बात क्लियर आ गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करें आप कि सेकंड में और फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड लगा दीजिए। उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें स्नेल्स लॉ पता पड़ जाएगा। ठीक है। और लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है और ध्यान रख देना। आई जो है वो किस मीडियम में बनना है? डेंसर में। तो जहाँ से आती है लाइट रे उसको ऊपर लिखते हैं और जहाँ जाती है उसे नीचे लिखते हैं। तो आप साइन आई अपॉन साइन आर फर्स्ट का सेकंड में भाग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा AX अपॉन OX, AX अपॉन IX। AX से AX कट जाएगा, IX अपॉन OX आ जाएगा, जिसको क्या कहोगे? माध्यम का अपवर्तनांक n। स्नेल्स लॉ यही था, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है? डेंसर से रेयर में, इसीलिए DNR लिखा मैंने। देखिए मैंने अभी बताई थी कि AC को आप
BC के बराबर लिख सकते हैं यदि एंगल बहुत छोटे हैं। यदि कोण बहुत छोटे हैं तब इन्हें नगण्य माना जा सकता है, नेग्लिजिबल। तो इस वजह से आप IX जो टर्म थी उसको क्या मान लेंगे आप, AI मान लेंगे बेस के बराबर। ऐसे ही OX जो टर्म थी उसको क्या मान लेंगे, OI मान लेंगे, सॉरी AO मान लेंगे। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं AI अपॉन AO, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, हमेशा अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष सघन का मानते हैं। देखो कल आज वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा 1/2 बराबर 1/2n1 लिख सकते हैं। तो यदि DNR है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/RND। तो यहाँ पर इसे लिखोगे समीकरण नंबर 3 को 1/RND = AI अपॉन AO, और उल्टा करोगे तो RND बराबर AO अपॉन क्या लिखा जाएगा, AI। इसको क्या कहते हैं, रियल डेप्थ, और उसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ। हिंदी में बोलेंगे तो वास्तविक गहराई, और दूसरा वाला क्या है, आभासी गहराई। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।